जय हिंद, नमस्कार। आज हम देखेंगे बीपीएससी पीटी का जो पॉलिटी पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं उसका तीसरा वीडियो है। इसमें हम कुछ नए नए टॉपिक्स जो हैं उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आज हम किस किस टॉपिक से प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे उद्देशिका से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक उसको, यानी कि प्रस्तावना से, उसके बाद शासन प्रणाली से, उसके बाद राज्य एवं संघ क्षेत्र के टॉपिक से, उसके बाद नागरिकता से, उसके बाद मूल अधिकार से, उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व से, उसके बाद मूल कर्तव्य से। ठीक है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र भाग 1, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार, भाग 4 में है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 में है शासन प्रणाली। भाग 4 के क में है, क्या कहते हैं उसको, माने कि मूल कर्तव्य की चर्चा। तो चलिए इस सारे टॉपिक से हम आज प्रश्न देखेंगे जो पीवाईक्यू प्रश्न जो आए हुए हैं अभी तक विभिन्न बीपीएससी के एग्जाम में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उद्देशिका से रिलेटेड। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। प्रस्तावना के सिलसिले में, यानी कि प्रस्तावना से क्वेश्चन है उद्देशिका से, तो प्रस्तावना का ही सबसे पहला सवाल भी है कि प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है। तो प्रस्तावना शुरू कहाँ से होता है, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। हम भारत के लोग से शुरू होता है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पे ऑप्शन में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को सार्वभौम सत्ता संपन्न के रूप में लिखा गया है। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है। ठीक, तो ये चीज़ पहला आ जाता है। ठीक, उसके बाद है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, प्रस्तावना में आता है। उसके बाद समाजवादी, तो बी नंबर में है समाजवादी, उसके बाद डी नंबर में है समाजवादी। तो सी नंबर अपने आप कट गया और इसमें ए नंबर पहले कट गया क्योंकि सार्वभौम सत्ता संपन्न पहले नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर जनवादी है, मतलब खत्म हो गया भाई। इसका आज का अगला ऑप्शन है क्या, यहाँ धर्म निरपेक्ष। तो प्रस्तावना में तो पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से धर्म निरपेक्ष है, तो ये सही बात है। उसके बाद क्या है प्रस्तावना के, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब यहाँ पे जनवादी, ठीक, और गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में जो है सो क्या करते हैं इसको, मूल संविधान में समाजवादी और धर्म निरपेक्ष जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसे जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो वही पिछले क्वेश्चन के ही जैसे प्रश्न है, किस रूप में घोषित किया गया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो यहाँ पे धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। इसका अर्थ वही है कि प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये भी 42वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना किस चीज़ से आरंभ होती है, तो हम भारत के लोग सबसे आरंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और हम भारत में लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ यहाँ पे यही हुआ कि जो भी भारत का जो लोकतंत्र है इसमें जनता क्या है, सर्वशक्तिमान है। ठीक है। ये 39वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है। क्या है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला क्या है, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए, यानी कि संविधान में प्रस्तावना में कौन सा शब्द पहले आया हुआ है। तो वही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ऑप्शन नंबर सी पहले हो जाएगा। तो सी ए में भी है, सी में भी है और बी में भी है। तो उसके बाद पहले देखना पड़ेगा अगला शब्द। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो सी के बाद ए होना चाहिए। तो सी के बाद ए एक ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो सी ए डी बी। संपूर्ण प्रभुत्व सार्वभौमिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष है इस प्रस्तावना में, तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है धर्म निरपेक्ष। और उसके बाद लोकतंत्रात्मक, तो उसी को लिखा हुआ है प्रजातांत्रिक। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि भारत के संविधान में का जो प्रस्तावना है वो एक उसमें लिखा हुआ है धर्म निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, सॉरी धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं लिखा हुआ है।
ये पूछा गया प्रश्न है 42वां से 48वां से 52वां से बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में पहले किस उसको सम्मिलित नहीं किया गया था मुख्य रूप से। तो उसमें समाजवादी और जो पंथ निरपेक्षता है उसको मूल संविधान में नहीं सम्मिलित किया गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता। इसे 42वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की बात। ठीक, अब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। अभी हमने बताया कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बीपीएससी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो अभी हमने बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो ये करता है संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही लिख दिया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष शब्द दिया हुआ है प्रस्तावना में, और यहाँ पे प्रश्न में धर्मनिरपेक्ष की चर्चा है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी पंथ से लगाव देश का नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे सब वही है कि आशय वही है कि किसी भी एक धर्म का देश नहीं होगा, यानी कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि धर्मनिरपेक्ष होगा हमारा देश। ठीक है, सेकुलर होगी हमारी कंट्री। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर एक प्रश्न है कि संविधान की आत्मा BR अम्बेडकर ने किसे कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 में मौजूद जो है संविधान उपचार का जो अधिकार है उसे कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शासन प्रणाली से। ठीक है, शासन प्रणाली से प्रश्न आ गया। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। प्रकृति क्या है, संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। तो हमारे संविधान का जो प्रकृति है वो प्रकृति में तो संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान जो है न तो विशुद्ध रूप से संघात्मक है और न ही विशुद्ध रूप से एकात्मक है। यहाँ पर राज्यों की भी अपनी शक्ति है और केंद्र की भी अपनी शक्ति है। ये 63 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर किसका स्थान है, तो सर्वोच्च न्यायालय का या संसद का, संविधान का, धर्म का। तो सबसे ऊपर है संविधान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। संविधान ही किसी भी बाकी संस्थाओं को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये 45वीं बीपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस 2013 में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो व्यवस्थापिका या विधायिका कार्यपालिका को बनाती है, इसका मतलब कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह है, विधायिका के प्रति जवाबदेह। ठीक है, बाकी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। ठीक है, तो
इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन न्यायपालिका का काम क्या है कि कार्यपालिका विधायिका को न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका की जो कार्य है उसकी न्यायिक समीक्षा करना न्यायपालिका का कार्य। विधायिका का कार्य है विधेयक बनाना या कोई कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है उसको लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य है कि उस विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा करना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 65वीं बीपीएससी में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो प्रजातंत्र भारत इसलिए क्योंकि यहाँ जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रजातंत्र होता ही वही है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है, ठीक। ये 39th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यही इसका मतलब है। विधि का नियम या विधि का शासन, कानून का अधिराज्य, यानी सभी के लिए कानून क्या होगा, बराबर होगा, और न्याय तंत्र एक ही होगा, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये 66th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगला सवाल है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है वो नीति और क्रियान्वयन से संबंधित है। नीति किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, नीति किसके द्वारा बनाया जाता है, तो नीति सचिवालय निर्माण करती है और क्रियान्वयन उसकी एजेंसियां करती है। तो नीति और क्रियान्वयन के द्वारा विभाजन प्रणाली जो है सो संबंधित है। तो 67th बीपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी सही नहीं है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो त्वरित निर्णय, ऑप्शन नंबर ए है त्वरित निर्णय। तो त्वरित निर्णय के लिए तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है कि तुरंत खड़ाक से निर्णय ले लिया, लचीलापन के लिए भी ठीक है, कानून की एकरूपता के लिए भी ठीक है, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े देश में बहुत सारी संघीय व्यवस्था होती है और उसे बेहतर कार्य करने के लिए एकात्मक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, संघात्मक व्यवस्था उससे बेटर मानी जाती है कि केंद्र को भी कुछ मतलब कि कानून बनाने की शक्ति हो और कुछ शक्ति राज्य को भी हो, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कौन सा सही नहीं, तो बड़े देशों के लिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक आदर्श रूप में नहीं स्थापित हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, और ये पूछा गया है 65th बीपीएससी में। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो वहाँ सरकार की फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 38th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है सो राज्य एवं संघ क्षेत्र यानी कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जो है उससे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है इसका, दिल्ली क्या है, एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, स्वायत्त परिषद है, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 42nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। दिल्ली एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, किसके द्वारा एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में बनाया गया था सहराज्य, ठीक। और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था भारत में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, 35वां। तो एक राज्य बनाया गया था, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सहराज्य बनाया गया था। ये 38th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि
सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 1975 में बना, 16 मई 1975 को। इसे 16 मई 1975 को, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये पूर्ण राज्य भारत का उस समय 22वां राज्य बना, ठीक है। ये 69th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया तो 1975 में। रिपीटेड क्वेश्चन है, 66 बीपीएससी में पूछा गया है, 69th में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 69th में पूछा गया है और यहाँ देखिए 66 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य विधानमंडल को इतना पावर नहीं है कि वो अपने राज्य से किसी क्षेत्र को काट कर नया राज्य बना सके। राज्यपाल के अध्यादेश में इतना शक्ति नहीं है, ठीक है। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके भी ऐसा नहीं किया सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि किसी राज्य से काटकर एक नया राज्य कैसे निर्माण होता है। तो किसी राज्य से किसी क्षेत्र को काटकर एक नया राज्य का निर्माण संसद के द्वारा होता है और संसद संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित नियमों के अनुसार जो है सो एक नया राज्य का निर्माण करती है, ठीक। क्योंकि अनुच्छेद 3 में लिखा ही हुआ है कि संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। नया राज्य का जो है सो क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो इसी संसद कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का कहीं सही उत्तर हो जाएगा। 43rd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रथम भाषाई आधार पर राज्य मान्यता जो दिया था आयोग, उसका नाम था फजल अली आयोग, जो भारत भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मान्यता प्रदान किया था, ठीक है। उसी के फजल अली आयोग के सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उससे पहले भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागरिकता से। नागरिकता जो कि भाग 2 में दिया गया है, अनुच्छेद जो है सो क्या कहते हैं उसको 5 से 11 तक, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? जन्म के द्वारा की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा की जा सकती है, किसी विभाग को सम्मिलित करके की जा सकती है, भारतीय संविधान में धन जमा करके बिल्कुल नहीं कह सकती है, नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता की बात करें तो भारतीय नागरिकता 5 तरह से दी जा सकती है। कितने तरह से दी जा सकती है? तो 5 तरह से दी जा सकती है। पहला क्या है, जन्म के आधार पर दी जा सकती है। उसके बाद वंश के आधार पर दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन से दी जा सकती है। उसके बाद देशीकरण से दी जा सकती है। उसके बाद एक और है किसी अर्जित क्षेत्र को मिलाने पर, जैसे सिक्किम के नागरिकों को दिया गया, ठीक। सिक्किम एक देश था पहले, सिक्किम जब भारत में मिल गया, भारत का राज्य बन गया, तो उसके लोगों को भारत की नागरिकता अर्जित भूमि के आधार पर दिया गया, ठीक है, किसी भूभाग को सम्मिलित करने के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर तो 5 माध्यम हो गया, ठीक है। 5 तरीक़ों से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ये 41st बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA ये पारित हुआ राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। 9 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में पेश हुआ और पारित हुआ और 11 दिसंबर को ये राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को प्रदान किया और नागरिकता संशोधन कानून जो है सो
इसका नियम जो है 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। यह 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और इसमें कहा क्या गया है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि भारत के जितने भी पड़ोसी सीमावर्ती देश हैं, जो कि मुख्य रूप से मुस्लिम देश है और जिसके देश का धर्म ही इस्लाम है, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन सभी लोगों को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अन्य धर्म के लोगों को धार्मिक रूप से प्रताड़ना दिया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो यही है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। 67th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न मूल अधिकार से, किसी से है? मूल अधिकार से। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 39th बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया, 44th बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 32 में संविधान उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये जो है कानूनी अधिकार के अंतर्गत भी आ सकता है, क्योंकि इसमें कोर्ट जाने का परमिशन है। किसी के भी मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार के हनन के मामले में। और ये एक संवैधानिक अधिकार तो है ही। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार तीनों हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होती है? तो अवैध हिरासत के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जो कि हाई कोर्ट और या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति के मूल अधिकार के हनन के मामले में 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकती है, जिसमें से व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के लिए जो कोर्ट आदेश देती है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो अभिव्यक्ति की देखिए, भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारत के ही नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, मूल अधिकार है, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 बाकी सभी वर्गों को है। तो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध अधिकार कौन सा है? तो यह पहला ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, ये भी 19 में ही दिया गया है, तो ये भी नहीं हुआ। संपत्ति अर्जित करने का, ये भी 19 में भी है, तो ये भी नहीं हुआ। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का मतलब वही हुआ कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये गैर नागरिकों को भी मूल अधिकारों के संदर्भ में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 53rd से 55th बीपीएससी पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो हमने कहा कि भारतीयों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। तो भारतीयों को प्राप्त कौन कौन से है? तो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, ठीक। तो भाषण एवं व्यक्ति 19 के अंतर्गत आता है, तो केवल भारतीयों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता 14 में आता है, तो ये सबको प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार 29 में आता है, तो ये भारतीयों को प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये 21 में आता है।
तो ये सबको प्राप्त है। तो 19 हो गया भारत को प्राप्त और 29, तो 1 और 3 भारतीयों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। संवैधानिक प्रतिहार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया। शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। ठीक, तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार नागरिकों को अब हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया है। कब हटाया गया, तो ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, शायद 1978 में। ठीक है, तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि नागरिकों को नहीं प्राप्त है जो मूल अधिकार वो है संपत्ति का अधिकार। ये 42वां बीपीएससी पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया है। तो मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। तो आर्टिकल 19(1) के ए के तहत ये भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अधिकार, मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 21 का क, जिसमें शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सूचना का अधिकार का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार, इसे भी मूल अधिकार के रूप में माना गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक, लेकिन इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 53rd से 55th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 46वें संविधान संशोधन 2002 में भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का क, और इसे लागू किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में, ठीक है, तो जो मूल सूची थी मौलिक अधिकारों का, उसमें किसे जोड़ा गया। तो उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है सो जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कब जोड़ा गया, तो 46वां संविधान संशोधन 46वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो ये है शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 53rd से 55th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता चूँकि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है,
तो आर्टिकल 19 के 1 में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये 47 यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम उत्प्रेषण को कहा जाता है और अधिकार परीक्षा को भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकार परीक्षा में किसी भी लोक सेवक का कोई कार्य के बारे में जांच करता है कोर्ट, और उत्प्रेषण में किसी न्यायालय के द्वारा किया गया कार्य को रोकता है और जांच करता है कौन, उससे ऊपरी कोर्ट। ठीक है, तो पास पोस्टमार्टम कौन सा संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत जो रीट जारी करती है, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण और डी अधिकार परीक्षा, इस दोनों को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बीपीएससी जो 65th बीपीएससी प्रीलिम्स का जो आंसर की निकाली थी, उसमें एक ही ऑप्शन सही था आंसर की में, वो था उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को उन्होंने पोस्टमार्टम का नाम दिया था। ठीक है, तो सही ऑप्शन सी ही माना जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का आंसर की में यही सही था। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। तो ये दिया गया मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई, तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसे लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति का मूल अधिकार अगर हनन होता है तो जा सकता है, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार के हनन के मामले में जाया जा सकता है। ये पूछा गया प्रश्न है 47 बीपीएससी में। अगला प्रश्न है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से, अर्थात भाग 4 से। ठीक है, और भाग 4 में जो दिया गया है डीपीएसपी उससे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य का जो संकल्पना है ये डीपीएसपी में ही दिया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही समाहित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और डीपीएससी अनुच्छेद 36 से कितना तक है, अनुच्छेद 51 तक है। ये 41 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें वर्णित है भैया, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही वर्णित है। इसमें कहा गया है कि राज्य का जो भी नीति निर्माण होगा वो कल्याणकारी राज्य यानी कि नीति निर्देशक तत्व में जो वर्णित तथ्य है उसे ध्यान में रखकर किया जाएगा। ये 39 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन से सही सूचीबद्ध है। समान कार्य के लिए समान वेतन एक कौन से सूचीबद्ध है, भाग 4 में कौन से है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन बिल्कुल सही बात है। ये दिया गया हमारे आर्टिकल 39 में दिया गया शायद। ठीक है, तो आर्टिकल 39 में दिया गया। समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल 44 में दिया गया है, बिल्कुल ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। छोटे परिवार का मानदंड बिल्कुल नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा बिल्कुल नहीं है, ये 300 के क में दिया गया है। ठीक, तो भाग 4 में जो डीपीएसपी है उसके तहत 1 नंबर और 2 नंबर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 1 और 2। ये 60 से 62 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो मूल रूप से देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यानी कि वो प्रवर्तनीय नहीं है कोर्ट के द्वारा, और मूल अधिकार के पक्ष में हम कोर्ट जा सकते हैं। किसी के मूल अधिकार का अगर हनन हो तो वो हम उसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं और वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, यानी कि नीति डीपीएसपी के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक, वो लागू करे या ना करे राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक, राज्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मौलिक अधिकार लागू
अगर कोई नहीं करता है, कहीं पे हनन होता है, तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि वो प्रवर्तनीय है। ये 41 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है? तो अनुच्छेद 40 में लिखा गया है पंचायतों का गठन। ठीक है, ये राज्य की जवाबदेही है कि वो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दे। 64 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दे दे। ग्राम पंचायतों का गठन ए हो जाएगा 40 इसमें भी, या तो 42 ए का 5 में है। समान आचार संहिता ये है 44 में। कृषि एवं पशुपालन ये है 48 में। न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण ये है अनुच्छेद 50 में। तो ए का 5, ए का 5 बी नंबर में है। बी का 2 किसी में भी नहीं है, तो वहाँ पे सारा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य से रिलेटेड। वही मूल कर्तव्य जो कि एक नया भाग जोड़ करके भाग 4 का क जोड़ करके जो है सो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भाग 4 का क जोड़ा गया और अनुच्छेद इसमें 51 का क जोड़ा गया। और इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य, सबसे पहले 10 मूल कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो उसमें प्रश्न है क्या है कि 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मूल कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 45 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो अभी हमने बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सबसे पहले 10 मूल कर्तव्य, उसका 86वां में 1 जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। तो ये 48वां से 52वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वही मौलिक कर्तव्य का। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अध्याय जोड़ा गया? तो भाग 4 का क जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 51 का क। 44वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किसके द्वारा? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 44th बीपीएससी में पूछा गया है, 41st बीपीएससी में पूछा गया है, तो कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, वह है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। इसका मतलब ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, डीपीएसपी है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये डीपीएसपी का कारण है। और अब तो वर्तमान में ये शिक्षा का अधिकार ही हो गया है, 21 का कम मूल अधिकार हो गया है। और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना का अनुच्छेद 17 के तहत ये मूल अधिकार है। तो एक ही मूल कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये 45th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये थे आज के अंतिम प्रश्न, जिसमें हमने 53 प्रश्न को देखा है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में विभिन्न वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे उसके साथ। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।